हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एसिड रेन के बारे में पढ़ाया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके, अब्दुल सर SCC ग्रीन हाउस इफेक्ट्स या एसिड रेन। इसके बारे में आप लोग वहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होते क्या हैं, मेनली आप लोग जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली जो मुख्यतः 3 किरणें हैं जिसको हम लोग विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएंट रेज कहते हैं। इसमें से जो रेडिएंट रेज होते हैं, इसी रेडिएंट रेज को हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर ऑफ एयर है, वो एयर इस पृथ्वी के चारों तरफ रेडिएंट रेज जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको हमारे पृथ्वी के अंदर इन्वायरमेंट में समाहित कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं, जहाँ से वो फिर वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। और जब वह रिफ्लेक्शन रुक जाती है तो अंदर का तापमान, इन्वायरमेंट की तापमान इंक्रीज करने लगता है। और यह इंक्रीज करता है किसकी वजह से? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान को बढ़ाने में। ये ऐसी तापमान है जैसे कि आप लोग सपोज करिए, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि आप एक टिन शेड के रूम में, जैसे ऊपर से कटरैन पड़ा हुआ है, टिन शेड है और उसमें आप रह रहे हैं और खूब ज़्यादा टेम्परेचर है, हमारे अर्थ की टेम्परेचर उसमें खूब ज़्यादा है, सूरज खूब अपने चमक पे है, तो जो गर्मी, भयानक गर्मी जो उस टिन शेड में पड़ेगा, आप बाहर रहोगे उतनी गर्मी आपको नहीं एहसास होगा। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं, उस टिन शेड में जाओगे, उस रूम में जाएंगे, तुरंत आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा कि बाप रे बाप कितनी गर्मी हो रही है, भागे यहाँ से। उमस वही गर्मी, क्योंकि उसके अंदर की जो इन्वायरमेंट, जो उस रूम की इन्वायरमेंट होगी, वो टिन शेड के अंदर एब्जॉर्ब किया गया जो हीट होता है वो बाहर नहीं निकल सकता है, निकलने की स्पेस नहीं होती, बहुत कम स्पेस होता है। सेम टू सेम ऐसे हमारे अर्थ की टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है ड्यू टू गैस, ग्रीन हाउस गैस, कौन कौन? मेथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे जब रेडिएंट रेस को जब ये ट्रैप कर लेते हैं तो वो रेडिएंट रेस फिर हमारे इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जा सकता और पूरे इन्वायरमेंट को, हमारे पृथ्वी के इन्वायरमेंट को क्या करता है? गर्म बना देता है। वो गैस पूरी तरह से गर्म कर देता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी के लिए और मनुष्य के लिए, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने जितने जनजाति हैं सबके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। तो इसको अगर हम लोग एक शब्दों में अगर इसका डिफिनीशन लिखें ग्लोबल वार्मिंग का, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापमान। ठीक है, वैश्विक गर्मी भी इसको बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिफिनीशन के तहत अगर इसको परिभाषित करें तो ऐसे हो सकता है कि द इंक्रीजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक क्या क्या होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके बाद CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द इंक्रीजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC इन आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा बच्चों, ये डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे वातावरण में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CFC गैसों का लगातार बढ़ना ही तापमान को बढ़ा देता है, इन्वायरमेंट के तापमान को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं। इससे होने वाली जो साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, उसको भी देखिए। तो इसके दुष्प्रभाव देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दुष्प्रभाव। कौन कौन से ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के हमारे अर्थ पे पड़ता है? सबसे पहला दुष्प्रभाव, इसका साइड इफेक्ट क्या है बच्चों? ग्लेशियर का पिघलना। आप जानते हैं जब वो रेडिएंट हीट, सूरज से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी वाली जो हीट होती है, जब हमारे इन्वायरमेंट में ट्रैप हो जाता है, रुक जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, स्पेस में नहीं जाते हैं, तो धीरे धीरे तापमान, पृथ्वी की तापमान बढ़ने लगती है। और जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर बड़े बड़े जो
पहाड़ हैं, जो बर्फ़ों के पहाड़ हैं, वो सभी पिघलना शुरू होते हैं। और पिघलने के बाद ये धीरे धीरे समुद्रों और नदियों में, समुद्रों में मिलते हैं, समुद्रों से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं उसमें मिलते हैं, और लगातार उसके जलस्तर में वृद्धि होना। ग्लेशियर जब पिघलेगा तो जलस्तर लगातार बढ़ना शुरू होगा, वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा है समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, वही चीज़ है, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र की जलस्तर बढ़ेगी, और समुद्र की जलस्तर भी बढ़ेगी तो प्लेन एरिया में, जिधर समतल एरिया होगा उधर पानी भागना शुरू होते हैं। और बाढ़ असमय देखते हैं कि कभी राजस्थान में बाढ़ आ गया, कभी उत्तराखंड में बाढ़ आ जाता है, कभी यूपी में बाढ़ हो जाता है, कभी बिहार में बाढ़ आ जाता है, दिल्ली में अभी इस समय हाल ही में बाढ़ आया था। ये सब वजह क्या है? दीज आर ऑल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के हैं। उसके बाद तीसरा देखेंगे, अधिक गर्मी पड़ना। होता है ना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हाय गर्मी है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, तमाम गर्मियाँ होती रहती हैं। और ये गर्मी के कारण तो हम ही हैं। हम जब गर्मी ला रहे हैं तो गर्मी आएगी, हमारी एक्टिविटी तो है जो इस गर्मी के तापमान को बढ़ा रही है। तो लगभग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गर्मी पड़ना, हाँ, तापमान में वृद्धि होना। जैसे नॉर्मली पहले होता क्या था कि हमारी अर्थ की टेम्परेचर अगर 16 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। 16 to 22 होता है, 25 होता है तो भी सर्वाइव कर जाते हैं। उसके ऊपर जैसे इंक्रीज होती है गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, 35 हो जाता है, 37 हो जाता है, कभी कभी तो 42 बढ़ जा रहा है। और अगर आप देखेंगे सऊदी अरब में, मतलब कि जो भी जो अरब कंट्री है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक या 47 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ की तापमान बढ़ जाती है। ये सभी क्योंकि वहाँ पे गर्मी इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ता है, इक्वेटर पे है, और दूसरी चीज़ ये है वहाँ पेड़ पौधों की बड़ी अभाव है, इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और एक लोगों के पास 10 5 गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हैं, सभी लोग एसी चालू करके, मतलब एसी में रहना है, एसी में खाना है, एसी में चलना है, सब कुछ। दुकानें भी वहाँ घूमती है तो उसमें भी एसी होनी चाहिए, एसी नहीं रहेगा वहाँ की पुलिस फाइन मार देती है। तो ये सब एसियों से निकलने वाले जो भी ये सब गैसेज हैं, CFC है, मीथेन है, तमाम ये सब गैस जो निकलते हैं वो सब कहाँ जाएंगे? इन्वायरमेंट ही में जाते हैं। और इन्वायरमेंट में जाते हैं, सूरज से आने वाले रेडिएंट हीट को पकड़ के खींच लेते हैं। तुम यहीं पर रहो, कहीं मत जाना, यहाँ की गर्मी को बढ़ाओ, लोगों को गर्मी का मजा चिखाओ। अगला देखिए क्या होता है, चौथा है तूफान, बाउंडर और चक्रवात आना। आप देखते हैं कि लगातार असमय कभी कहीं तूफान आ जाती है, बाउंडर और चक्रवात आ जाती है, जिसमें घर हुए, हाँ, पेड़ पौधे हुए उखड़ के गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है? सभी ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही तो इफेक्ट हैं। उसके बाद अगला देखिए, असमय बाढ़ आना, ग्लेशियर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो जलस्तर बढ़ेगी, और बाढ़ जो है, जो समतल एरिया वाले इलाके होंगे उधर क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा। छठवां है जलवायु बदलना, लगातार क्लाइमेट चेंज। ये सब आप लोग नोटिस किए होंगे, देखे होंगे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु कभी क्या होती है, ठंडी में गर्मी पड़ने लग रही है, कभी अभी इससे पहले क्या होता था, 10 साल 15 साल 20 साल पहले ही मैं बात बताऊं कि ये जो जलवायु था, क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा अब बढ़ने लगा है। पहले क्या था, अक्टूबर के लास्ट जाते जाते थोड़ी थोड़ी ठंडी, जिसे पिंक विंटर कहते हैं, आ जाता था। लेकिन अब नवंबर के लास्ट तक ठंडी का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। दिसंबर और जनवरी 2 महीने बस ठंडी पड़ती है। पहले 4 महीने ठंडी होती थी, अब धीरे धीरे 2 महीने ठंडी होने लगी, क्योंकि ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। गर्मी आप लोग देखते हैं कि नवंबर तक फैन चालू करके हम लोग सोते हैं। अभी आ रहा है ना, अक्टूबर है, सितंबर है, अक्टूबर नवंबर, आप लोग देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, जलवायु का बदलना। कहीं देखेंगे तो बारिश हो जाएगी, अभी इसी समय देखिए कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप हो जा रही है। 3 दिन बारिश हो रही तो ठंडी लगने लग रही है, और फिर जैसे ही धूप हो जा रही है गर्मी शुरू हो जा रही है, उमस होने लग रही है, कपड़े शरीर पे सहाते नहीं है। तो ये सब जलवायु बदलना है, जलवायु परिवर्तन है। हमारे ही भारत में ही हर जगहों की जलवायु अलग अलग चेंज हो चुका है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारी एक्टिविटी की वजह से। 7वां देखिए, जीव जंतुओं का विलुप्त होना। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा ये भी एक नुकसान है कि जीव जंतु इससे जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप इंसान हैं, आप इंसानों के बीच में रह सकते हैं, अगर हमें क्या किया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या हम जानवरों के बीच रह सकते हैं? कब तक सर्वाइव करेंगे? तो धीरे धीरे हमारी प्रजाति क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी। सेम ऐसे ही जीव जंतु भी होते हैं जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, वो ठंडे प्रदेश में ही रहेंगे। जैसे पोलर बियर है, अगर पूरी ग्लेशियर पिघल जाएगी तो पोलर बियर गायब हो जाएंगे, पेंगुइन गायब हो जाएगी, ये भी गायब हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये सब ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो जीव जंतुओं का भी इससे नुकसान होता है, पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं, फिर उनकी प्रजातियां बचती नहीं हैं, ये सब गायब हो जाता है। और ये होता क्यों है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये होता क्यों है? इसकी काजेज क्या है, कारण क्या है? चलिए उस पर भी निगाह डालते हैं। तो चलिए इसके कारण और बचाव के बारे में बात करें। देखिए कारण क्या है, क्यों यह ग्लोबल वार्मिंग अधिक मात्रा में फैलती जा रही है? तो पहला इसका कारण है, अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं हम लोग। प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें प्रकृति ने दिया है फॉसिल फ्यूल से, जैसे कि पेट्रोल, डीजल,
हाँ, मिट्टी का तेल, इन सब का, कोयले का इस्तेमाल हम लोग अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे कि उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेज निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये सभी गैस ऊपर जाके हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जाके रेडिएंट हीट को ट्रैप करते हैं, और वहाँ से ये जो है यहाँ की हीट, जो हमारी इन्वायरमेंट की हीट है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा है वनों और जंगलों की लगातार कटाई करने से। हम जितना पेड़ जीवन में लगाते नहीं, उसकी कई लाखों गुना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, तमाम चीज़ों को बनाने के लिए। पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई होती है, जंगलों की बहुत तेज़ी से कटाई हो रही है। इस पर रोक लगाना चाहिए। पेड़ों की कटाई की वजह से जो तमाम बिल्डिंग वगैरह बन रहे हैं, तमाम फर्नीचर के जो भी इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, इन सबको बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं। हरे पेड़ पौधे को भी काट देते हैं, सूखे हुए को। लेकिन हमें उसमें छटाई करना चाहिए, चुनना चाहिए कि कौन सा सूख गया, कौन सा हरा है। सूखे हुए पेड़ को काट देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। वनों की भी कटाई की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा उपयोग करना। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, जैसे जब शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि लाइटिंग पे ध्यान देते हैं कि कौन सा वो लाइट है जो बहुत तेज़ी से उजाला देगा। खूब बड़ा सा लाइट लेके आओ, खूब तेज़ लाइट, हेलोजन लगवा देंगे। हेलोजन आप जानते हैं कितनी उसमें फेंकती है, इतनी ज़्यादा गर्मी फेंकती है जिससे कि रेडिएशन निकलता है, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे बड़ा मददगार साबित होता है। आज से पहले 10 साल पहले, अभी अब चल के CFL शुरू हुआ है, पहले CFL नहीं था। पहले क्या थी, 100 वाट की पीली सी बल्ब आती थी, उसको घरों में लगा दिया जाता था और उसी के सामने लोग पढ़ते भी थे। तो ये सब गर्मी उत्पन्न करने वाले ये सब बल्ब हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में फ्रीज, कूलर, AC आदि का भी उपयोग बहुत ही नुकसानदेह होता है, इनसे हार्मफुल गैसेज निकलते हैं। तो इन सब का उपयोग तभी करना चाहिए जब हमें ज़रूरत है। जब ज़रूरत ना हो उसको बंद कर दिया जाए। बचाव इसका क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से? तो पहला बचाव है कि कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। प्राकृतिक संसाधन जितने भी हमें ईश्वर ने दिया है, वो एक बार अगर ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा वो रीजनरेट नहीं होता है। तो कम से कम मात्रा में अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा के उपयोग में करें, लाएं। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इसका इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करें। ठीक है। दूसरी चीज़ है वृक्षारोपण करें। अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, खूब ज़्यादा प्लांटेशन करें। जितना ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे सवाब भी उतना मिलेगा, मतलब कि पुण्य उतना ही मिलेगा, और अपने इन्वायरमेंट को बचाने में आप एक अहम रोल निभाएंगे। वृक्षारोपण मात्र एक ऐसा जरिया है जो बहुत सारे प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इनसे वृक्षारोपण करके हम बचे जा सकते हैं। जैसे कि कभी जब बाढ़ आ जाती है तो वृक्षारोपण, जहाँ भी वृक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ की मिट्टियों की कटाव बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टियों को पकड़े रखती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकते हैं वृक्षारोपण करके। ठीक है। आप जानते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। अगर अपने जीवन में एक वृक्ष लगाते हैं तो वो 10 बच्चों के जन्म के समान होगा। मतलब कि जितने आप 10 बच्चों के पालने पोसने में अगर आप अपना खर्च कर रहे हैं, उतना एक वृक्ष लगा के अगर उसको करेंगे तो वो आपके बहुत सारे लोगों को, अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाएगा। तीसरा है बाबू, AC, कूलर, फ्रीजर आदि का समय से उपयोग करें। जब AC, कूलर, फ्रीज का इस्तेमाल, जैसे आप रूम में हैं, जब आपको ज़रूरत है तभी चालू करें। ज़रूरत नहीं है तो उसको चालू करके आप न छोड़ें, क्योंकि उसमें से हार्मफुल जो गैसेज निकलेंगे ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद करेंगे। उसके बाद चौथा है प्लास्टिक को ना कहें। प्लास्टिक, जो कि समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी के लिए एक अभिशाप है। प्लास्टिक ये लगभग 500 से लेके हजारों वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। जीवित का मतलब इसको अगर मिट्टी में धंसा दें तो ये गलता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फैशन में, आजकल की जो पीढ़ी है फैशन में क्या करता है कि कोई चीज़ लेके नहीं जाएगा, अपने घर से झोला लेके नहीं जाएगा, बैग लेके नहीं जाएगा, कैरी बैग कुछ नहीं लेके जाता है। सब्जी लेने जाते हैं, अगर 2 किलो सब्जी ले लिए तो बड़ा सा पॉलीथीन मांगेंगे, वो भी एक नहीं मांगेंगे, कहेंगे टूट के गिर जाएगा, दूसरा दीजिए, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप एक चक्कर में 2 पॉलीथीन आप लेके आए, अगर 1 किलो सब्जी में 2 पॉलीथीन लेके आए तो अगर 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो सब्जी आप लिए हैं तो कितना पॉलीथीन लेके आएंगे? घरों में जुटा के इतना सा पॉलीथीन रख देंगे, फिर बाद में उसका रखे आप वापस फेंक देते हैं इन्वायरमेंट, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ये प्लास्टिक हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये प्लास्टिक आप घरों से बाहर सब्जी को इस्तेमाल करके घरों से बाहर फेंक देते हो, प्लास्टिक हवा के झोंके से उड़ के खेतों में चले जाते हैं, और खेतों में जाने के बाद ये जब बारिश होती है, हाँ, मिट्टियाँ इधर उधर उथल पुथल होती है तो मिट्टियों के नीचे दब जाती हैं, और जब वहाँ पे आप खेतों की जब जुताई करेंगे या बुआई करते हैं तो ये मिट्टी के नीचे पाए जाने वाले जो प्लास्टिक होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करने देंगे। ठीक है। और वहाँ की जो कृषि होगी, जो खेती होगी, बहुत अच्छी नहीं होती है, और ये जानवरों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ये अवेयरनेस है, जानना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जंतुओं पे भी इसका नुकसान है।
ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक हम लोग इकट्ठा करके उसको पानी में डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं। पानी में जो तैरने वाले जीव जंतु हैं, जैसे मछलियाँ हैं, मेंढक है और तमाम जो भी हैं, वो सभी इसमें फंस जाते हैं। कभी कभी फंसने के बाद उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता और मर जाते हैं तड़प के। ऐसे ही क्या करते हैं, छिलके जो सब्जियों के छिलके हैं, केले के छिलके, जो फ्रूट्स वगैरह इन सब के छिलके होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको बैग में उसी में प्लास्टिक में डाल के उसके ऊपर से गट्ठी मार देते हैं, बंद करके उसको फेंक देते हैं। और वो जानते हैं कि जीव जंतु जो गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, ये सभी ये तो जानते नहीं कि इसको कैसे खोलना है, वो अपने मुंह से खोलने की प्रयास करते हैं। जब नहीं खुलता है तो पूरी पॉलीथीन को ही साथ में निगल जाते हैं, चबा चबा के निगल जाते हैं। तो आपकी एक गलती से आप सोच सकते हैं कि कितने जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन सबको ना कहें और अपने ग्लोबल वार्मिंग को, अपने अर्थ को बचाने के लिए एक कदम जरूर आगे बढ़ें।